Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजुअली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 1 जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में, लर्नर्स एंड द टाइप्स ऑफ लर्नर्स, जहाँ पर कि हमने लर्नर्स क्या होते हैं ये डिस्कस किया था। साथ ही हमने लर्नर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। और आज के अपने सेशन में हम टाइप्स ऑफ लर्नर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑलरेडी टीचिंग वैल्यूज़ एंड एथिक्स कंप्लीट किया हुआ है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स किया हुआ है, टीचिंग मॉडल्स किया हुआ है। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लर्नर। बट उससे पहले हमें देखना है ये पॉइंट। So here, according to the constructivist perspective, learning objectives are contextual. New learners make up their own meaning. It can never be 100% certain that they will learn as a teacher would wants. But such an environment can be created that the learner can make efforts in that direction. तो रचनावादी दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इस दृष्टिकोण के अनुसार सीखने के उद्देश्य प्रासंगिक होते हैं और नए शिक्षार्थी अपना अर्थ जो है वो स्वयं ही बनाते हैं। ये कभी भी 100% निश्चित नहीं हो सकता कि वे एक शिक्षक की तरह सीखेंगे या फिर शिक्षक की तरह सीखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा माहौल बनाया जा सकता है कि सीखने वाला उस दिशा में प्रयास कर सके। ठीक है। So the essence of learning objective is also included in the curriculum. जो पाठ्यक्रम में सीखने के उद्देश्यों का सार है, उद्देश्यों का सार भी जो वो शामिल है पाठ्यक्रम में। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि लर्नर्स को कैटेगराइज किया गया है कितने पार्ट्स में। तो अगर हम बात करें कि लर्नर्स कितने टाइप के होते हैं तो देखिए अलग अलग बेसिस पे हमने लर्नर्स को कैटेगराइज किया है। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट, ठीक है, पर्सनल एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लर्नर्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं वो आपके इसमें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आती है लर्नर्स की। ठीक है। दूसरा एज, जेंडर, मैच्योरिटी लेवल, लैंग्वेज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड एट्सेट्रा, और एक्सपेक्टेशंस एंड वोकेशनल एस्पिरेशंस एंड स्पेशल टैलेंट्स। तो ये वाले जो लर्नर्स होते हैं ये लर्नर्स होते हैं किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया है, पर्सनल एट्रीब्यूट के, यानी एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस। शिक्षार्थी को अब किस वर्ग में वर्गीकृत किया है, देखिए व्यक्तित्व की अगर हम व्यक्तिगत गुणों के अगर आधार पर देखें, जो हर इंडिविजुअल में अपनी कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो देखिए शिक्षार्थी की जनसांख्यिकी जानकारी शामिल होती है इसमें। दूसरा, शिक्षार्थी की आयु, उसका लिंग, उसकी परिपक्वता स्तर, उसकी भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी हम लर्नर्स को कैटेगराइज करते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं हमारे यहाँ पर लर्नर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे किस एजुकेशन को फॉलो करते हैं हम, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा होती है जहाँ पर हर वर्ग का बच्चा सब एक साथ जो है वो उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। अपेक्षाएं और व्यावसायिक आकांक्षाएं, सबकी अपनी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, कुछ अपनी डिज़ायर्स होती हैं। विशेष प्रतिभाएं पाई जाती हैं बच्चों में,
लर्नर्स में एंड विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में वो काम करने की क्षमता रखते हैं कि चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़ रही हो, उनको जो काम करना है वो काम वो करेंगे। तो इस तरह से भी लर्नर्स कैटेगराइज होते हैं। दूसरा होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। अब वो किस अकॉर्डिंग सीख रहे हैं उसकी बेसिस पे आप लर्नर्स को कैटेगराइज करते हो। जैसे कि दिस रेफर्स टू हाउ लर्नर्स रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि कैसे जो सीखने वाला व्यक्ति है वो कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसे वो रिसीव कर रहा है, कैसे वो उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, कैसे वो उसको प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, दिस कुड बी विजुअल। अब ये विजुअल भी हो सकता है कि आपने कोई पिक्चर दिया, ठीक है, कोई डायग्राम दिया, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया और अब आप पूछ रहे हो कि बताइए कुछ इसके बारे में, आप वो कैसे उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ऑडिटरी भी हो सकता है कि आपने कोई वर्ड दे दिया, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि आर कंट्री आर प्राइड, ठीक है, एंड स्पीक ऑन दैट टॉपिक, इस टॉपिक पर आपको बोलना है। तो अब लर्नर, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लर्नर कैसा लर्नर है, ठीक है, कि कितना वो बोल पा रहा है, क्या वो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बोल रहा है या फिर टॉपिक से हटकर बोल रहा है, या वो समझ ही नहीं पाया कि टॉपिक क्या है। तो ये इसलिए, ठीक है। वर्ड्स एंड साउंड्स, अब आप लोगों ने देखा होगा कि कोई किसी सॉन्ग का ना कैरोके बजाया जाता है, पूछा जाता है कि कौन से सॉन्ग का है ना, तो ये साउंड्स में आ रहा है आपका। इंट्यूटिव, इंसाइट एंड हंचेस, अब अंतर्दृष्टि भी होती है बच्चे की कुछ, तो उस बेसिस पे भी लर्नर्स कैटेगराइज होते हैं। किसी किसी की अंतर्दृष्टि अच्छी होती है, ठीक है, और किसी किसी की इतनी ज़्यादा नहीं भी होती। एक्टिवली, फिजिकली इंगेजमेंट और डिस्कशन, अब एक्टिवली की बात होती है कि एक्टिव है लर्नर या नहीं है, वो कैसे पता चलता है कि वो फिजिकली इंगेज रहता है या नहीं। मान लीजिए उसको पूरे टाइम नींद ही आती रहे, ठीक है, या फिर वो डिस्कशन करना चाहता है या नहीं, या फिर अलग रहना चाहता है, अकेले में रहना चाहता है, किसी के साथ इंगेज नहीं होता, ठीक है, तो ये उसके एक्टिवली में, एक्टिव उसमें आ जाता है। सीखने की शैलियों के आधार पर, दूसरा था, ये भी हमने देखा ही था। तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षार्थी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं और संसाधित करते हैं। दूसरा, ये दृश्य, चित्र, आरेख और प्रदर्शन, मतलब आपने कोई भी अगर उनको जानकारी दी और बोल दिया, ये भी बोल सकते हो आप कि आपको आपने कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, वो आपको इसका चित्र बनाओ, अच्छा इसका एक डायग्राम बना दो, वही हो गया। इसका कोई आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओ, इसका कोई फ्लो चार्ट बनाओ, इसका कोई आप बार ग्राफ बनाओ, तो ये ठीक है। श्रवण, वही बोल दिया मैंने, वर्ड आपको कोई दे दिया और आपको उस पर कुछ भी बोलना है। सहज, अंतर्दृष्टि और अनुमान, आप कैसे अनुमान लगाते हो। अब कोई स्टूडेंट होता है ना, अनुमान इन द सेंस कि आपसे ये बोल दिया जाए कि आप बताइए ये दो संभावनाएं हैं, तो कौन सी संभावना की जो प्रतिशतता है वो ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर देखा जाता है कि किस स्टूडेंट का अनुमान जो है वो सही लगता है, या फिर हम कहते हैं ना तुक्के, कोई क्वेश्चन है और उस पर आपको ऑप्शंस दिए कि करेक्ट वन चूज करो, तो कोई स्टूडेंट होता है जो क्वेश्चन ना ही तो समझता है, ना ही क्वेश्चन को पढ़ता है, ना उसने कभी पढ़ा होता है, बट उसका आंसर हमेशा सही जाता है। तो ये है अनुमान लगाने की क्षमता, ठीक है, हर किसी में नहीं होती, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट हाँ अगर ऐसा होता तो सभी जो थे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल चुके होते। तो कितने इंटेलिजेंट लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनका जो अनुमान लगाने की क्षमता है वो थोड़ी कम होती है। सक्रिय रूप से शारीरिक जुड़ाव या चर्चा, ठीक है, सक्रिय रूप से कैसे वो प्रभावी होते हैं, कैसे वो इंगेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एट्रीब्यूट्स, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ ए ग्रुप और ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप। ये जो होता है ये निर्भर करता है किसी भी ग्रुप के संबंध से, और कैसे मतलब एक ग्रुप में इंडिविजुअल से, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ग्रुप स्ट्रक्चर, वही आ गया सेम कि ग्रुप स्ट्रक्चर पे भी बेस्ड होता है, किसी इंडिविजुअल की प्लेस पर होता है विद इन अ ग्रुप, सोशेबिलिटी पर होता है, सेल्फ इमेज पर होता है, मूड पर। तो सामाजिक गुणों के आधार पर भी हम लर्नर्स को वर्गीकृत करते हैं। कैसे? जैसे ये किसी समूह या समूह के भीतर किसी व्यक्ति के संबंध पर आधारित है, ये समूह संरचना, समूह के भीतर व्यक्ति का स्थान, सामाजिकता, आत्मछवि, मनोदशा आदि पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल्स। अब
स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल्स कैसी है, इस पर भी हम छात्रों को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि एक्टिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो इन दिस स्टूडेंट्स आर एक्टिवली और एक्सपेरिमेंटली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिवली और एक्सपेरिमेंटली इन्वॉल्व रहते हैं इन प्रोसेस में, मतलब एक्टिव होते हैं कि हाँ ये काम करना है और एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्टिव लर्निंग के अंतर्गत आती है। दूसरी एम्फैटिक लिसनिंग आता है इसमें। ये एक फॉर्म होता है एक्टिव लिसनिंग का जिसमें कि आप कोशिश करते हैं समझने की दूसरे इंसान को। ठीक है, लर्नर गोज थ्रू स्टेजेस। लर्नर्स जो होते हैं वो स्टेजेस से पार होते हैं, सच एज ऐसे एक्टिंग करना, मीनिंग समझना, इमेजिनेशन करना, अपना वो उससे क्या पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सब। इवेल्युएटिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग आता है। इसमें क्या होता है, इस तरह इसमें जो लिसनर होता है वो एक्यूरेसी को एवेल्युएट करता है, मीनिंगफुलनेस को एवेल्युएट करता है और स्पीकर्स के मैसेज की यूटिलिटी को। नेक्स्ट आपका एप्रिशिएटिव आता है। एप्रिशिएटिव में लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट इन्वॉल्व सीकिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग रिलैक्सिंग फन और इमोशनली स्टिमुलेटिंग इंफॉर्मेशन। श्रवण कौशल के आधार पर जो आपके लर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें सक्रिय शिक्षण वाले होते हैं। इसमें छात्र सक्रिय रूप से या फिर प्रयोगात्मक रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। दूसरे आपके सहानुभूति पूर्वक सुनना होता है। इसमें क्या होता है, ये सक्रिय श्रवण का एक रूप है जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षार्थी अभिनय, अर्थ, कल्पना, परिप्रेक्ष्य, धारणा और भावना जैसे चरणों से गुजरता है। मूल्यांकनात्मक श्रवण या आलोचनात्मक श्रवण, इसमें क्या होता है, इस प्रकार में जो श्रोता वक्ता के संदेश की सटीकता, उसकी सार्थकता और उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करता है। अब आपका है सराहनीय, तो आनंद के लिए सुनने में आराम, मनोरंजन या भावनात्मक रूप से उत्तेजक जानकारी वाली स्थितियों की तलाश करना जो होता है वो इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट आपका है ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। अब जो छात्र है, जो लर्नर है, वो सोचता किस तरह से है, तो इसमें देखिए आप सोचने के लिए आपका क्या आएगा, एक तो आपका रिफ्लेक्टिव थिंकर आएंगे और दूसरे आपके क्रिएटिव थिंकर आएंगे, प्रैक्टिकल थिंकर आएंगे, ठीक है, कंसेप्चुअल थिंकर आएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या है, इसका मतलब है कि टेकिंग द बिगर पिक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ इट्स consequences. It means trying to understand why you did what you did and why that's important. यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या होता है कि आप किसी भी एक बड़ी पिक्चर को लेते हैं, मतलब आप वाइड कंसेप्ट समझना चाहते हैं, कोई भी एक कंसेप्ट है उसका आप वाइड पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों होता है, क्यों होना इम्पॉर्टेंट है, ये सब बातें अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर लर्नर्स कैसा है, रिफ्लेक्टिव है। क्रिएटिव, अब क्रिएटिव थिंकिंग तो इट मीन्स क्रिएटिंग एंड फॉर्मिंग देयर ओन सॉल्यूशंस एंड शॉर्टकट्स। ये वो थिंकर्स होते हैं जो किसी भी समस्या का समाधान अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं, अपना खुद का सॉल्यूशन वो देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे थिंकर्स को क्रिएटिव थिंकर्स कहा जाता है, जो खुद से अपनी कह सकते हैं कि अपनी कल्पना का सृजन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल थिंकिंग, अब प्रैक्टिकल थिंकिंग में क्या चाहते हैं, मतलब जो आम तरह जो प्रैक्टिकली सोचते हैं, ठीक है, तो सपनों में उड़ते नहीं है कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, ये प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं है। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल थिंकिंग जो वास्तव में होता है, जो हो सकता है वैसा सोचते हैं। जैसे कि ऑलवेज लुकिंग फॉर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे। ठीक है, कि हाँ पता है उनको कि हाँ हर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास 2 आईज ही होती है, इसी पे बेस्ड वो अपनी थिंकिंग रखेंगे। ये नहीं कि वो अलग ही कोई अपनी इमेजिनेशन कर रहे हैं और वहाँ पे वो देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी 2 आईज आगे भी हैं और पीछे भी हैं, सर के पीछे भी, सर के आगे भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होते। प्रैक्टिकल थिंकर जो होते हैं वो हमेशा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ देखते हैं। सीकिंग दी सिंपलेस्ट
बहुत ज़्यादा सादगी से वो कुछ भी सादगी की तरफ जाते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि कौन सा रास्ता जो वो चूज़ कर रहे हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये मतलब भाई मैंने बोला ना प्रैक्टिकली सोचते हैं, मतलब मान लीजिए 2 रास्ते हैं तो वो उसमें देखेंगे कि संभावना जो है वो उनके किस रास्ते पे जाने में बेहतर ज़्यादा है, तो उस रास्ते पर वो जाएंगे। इन दिस थिंकर इज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल दे नो हाउ टू अप्लाई देयर न्यू स्किल्स टू देयर जॉब और अदर इंटरेस्ट। इस तरह के जो थिंकर्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते जब तक कि वो ये ना जान लें कि कैसे उनको अपनी नई स्किल्स को अप्लाई करना है अपने इंटरेस्ट में, अपनी जॉब में। नेक्स्ट आपके कंसेप्चुअल थिंकिंग आती है। कंसेप्चुअल थिंकर्स कौन से होते हैं, ये क्या करते हैं, कंसेप्चुअल थिंकर्स नई इन्फॉर्मेशन जो भी आती है उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कब एक्सेप्ट करते हैं, जब वो पूरा उसकी मतलब एक बिग पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर को देखने के बाद ही वो नए कंसेप्ट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। थिंकर्स वॉन्ट टू नो हाउ थिंग्स वर्क। थिंकर्स ये जानना चाहते हैं कि कैसे कोई चीज़ कार्य कर रही है, नॉट जस्ट अ फाइनल आउटकम। अब चिंतन शैलियों के आधार पर वही अभी हमने देखा कि चिंतनशील सोच आएगी इसमें। इसका अर्थ है बड़ी तस्वीर लेना और उसके सभी परिणामों को समझना। इसका मतलब यह है कि समझने की कोशिश करना है आपने जो किया वह क्यों किया और वह करना महत्वपूर्ण क्यों था। रचनात्मक सोच, इसका अर्थ है अपने स्वयं के समाधान और शॉर्टकट खुद से तैयार करना। व्यवहारिक सोच, हमेशा तथ्यात्मक जानकारी की तलाश में रहें, अपना काम करने का सबसे सरल और सबसे कुशल तरीका तलाश करें। इस पे विचारक तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक कि वे ये नहीं जानते कि अपने नए कौशल को अपनी नौकरी या अन्य रुचि में उन्हें कैसे लागू करना है। वैचारिक सोच, तो बड़ी तस्वीर देखने के बाद ही नई जानकारी को स्वीकार करते हैं। वैचारक ये जानना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और ना कि केवल अंतिम परिणाम जानना चाहते हैं। चीज़ें कैसे काम करती है इन द सेंस कि कोई भी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने उसका आंसर जान लिया, ठीक है, आपने जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो इक्वेशन है तो वो कैसे सॉल्व हुआ है, कोई इक्वेशन कैसे डराइव हुई, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्नर्स, अब एक अच्छे लर्नर की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, एक तो जो अच्छा लर्नर होगा, जो गुड लर्नर होगा, वो एंजॉय करेगा लर्निंग को, वो बोर नहीं होगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा व्हेन यू आर टीचिंग इन द क्लास कि मैम बहुत हो गया, मैं थक गया, मैम आप कल पढ़ाएंगे, मैम हम गेम खेलेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो जो भी हमारे अच्छे लर्नर्स होते हैं, उन्हें जो पढ़ाया जा रहा होता है उसको वो एंजॉय करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं उस टीचर के साथ इंटरेक्ट करके। एंड फेस द हार्डशिप दैट अराइजेज इन द जर्नी, और जो उसकी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है जिसमें वो सीख रहे हैं, उसमें जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उनको वो क्या करते हैं, उनका सामना करते हैं, उनसे डर के भागते नहीं हैं। लर्नर्स न्यू थिंग्स वाइल फाइंडिंग आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस, वही सेम थिंग कि अगर वो अपने क्वेश्चन का आंसर का पता लगा रहे हैं तो वो नई चीज़ का जो है वो इन्वेंशन करें, नई चीज़ को खोजें, ठीक है, अपने खुद के सॉल्यूशंस वो लेकर आएँ। रिलेट न्यू नॉलेज विद देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज, अब उनके पास जो पहले से नॉलेज थी उसके साथ वो जो नई नॉलेज है उसको कंबाइन कर ले। ऐसे लर्नर्स गुड लर्नर्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी बार एग्जाम्पल दिया होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देखी होंगी तो, कि मतलब मान लीजिए कि एक बच्चे ने ये जाना था कि जो काले रंग का होता है वो कौवा होता है। अब उसने एक बार कोयल देखी और उसको कौवा मान लिया, लेकिन फिर वहीं उसके फादर थे, उन्होंने उसको करेक्ट किया और बताया कि नहीं बेटा, हर काली दिखने वाला पक्षी कौवा नहीं होता है, सब अलग होते हैं। कौवा जो होता है वो काऊ काऊ करता है और कुहू कोयल जो होती है वो कुहू कुहू करती है। तो अब बच्चा ये पहले से जानता था कि कौवा काला होता है, लेकिन अब वो ये भी जान गया कि कौवा क्या करता है, कौवा काऊ काऊ करता है। तो उसने अपने पुराने ज्ञान में कौवे के ही कि कौवा काला है, ये पहला ज्ञान था, उसी में एक नया जोड़ लिया कि हम सिर्फ किसी भी काले पक्षी को कौवा नहीं कह देंगे, जो काऊ काऊ कर रहा होगा वही कौवा होगा, ठीक है। ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर रीडिंग, हमेशा अच्छे लर्नर्स पढ़ने के लिए समय निकालते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग द नॉलेज गैदर्ड, और हमेशा एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएट करते रहते हैं उस नॉलेज पे जो कि उन्होंने गैदर की होती है। ऑलवेज परसिस्टेंट इन गैदरिंग नॉलेज, हमेशा वो नॉलेज को एकत्र करने में लगे रहते हैं। सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम विद देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज के साथ वो हमारी
रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फ्री फ्रॉम जेलसी, यस, जो गुड लर्नर्स होते हैं वो जेलस नहीं होते। उनका जो पार्टनर है चाहे वो उनसे आगे निकल जाए, उन्हें कोई जेलसी नहीं होती, उनके अंदर कोई ग्रीड नहीं होता, उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं होता और कोई भी नेगेटिव इमोशंस उनमें नहीं देखने को मिलते हैं। और हमेशा वो सीखने के लिए क्या रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। अब हिंदी में देख लेंगे। सीखने का आनंद लेता है और यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का सामना करता है। उनके सवालों के जवाब ढूंढते हुए नई चीज़ें सीखता है, नए ज्ञान को उनके मौजूदा ज्ञान से जोड़ता है, एकत्रित ज्ञान को पढ़ने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने के लिए हमेशा समय निकालता है, ज्ञान एकत्रित करने में सदैव तत्पर रहता है, वास्तविक जीवन की समस्या को अपने ज्ञान से हल करता है, ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रहता है, सीखने के लिए वह हमेशा उत्सुक रहता है। सो दैट वॉज आवर सेशन एंड आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा कि लर्नर्स क्या होते हैं और लर्नर्स के टाइप्स, किस किस बेस पे लर्नर्स को कैटेगराइज किया जाता है, लर्नर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में एक कैंडिडेट ने कमेंट किया है कि वीडियो पर व्यूज़ तो बहुत है बट शायद लाइक करने में उनके हाथ दुख गए हैं। तो भैया अपने हाथों को तकलीफ़ मत दीजिए, हाथ मत दुखाइए, लाइक कर दीजिए। हमें इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो हमारा भी कुछ और न्यू बेहतर करने का मन करता है। ठीक है, हम एनकरेज होते हैं आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स के थ्रू। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। If you have any question, any query, any suggestion regarding anything, you can ask in the comment section. And that's it. Wait for our new videos. Till then, take care and bye-bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.